हेलो बच्चों, आज हम मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था बच्चों वो 1914 से 1918 तक का टाइम था। और इसमें जो वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई थी बच्चों, उसका यूरोप पर बहुत ज़्यादा, यूरोप पर ही नहीं पूरे वर्ल्ड पर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, बहुत प्रभाव पड़ा था। जो वर्ल्ड ने बहुत सारे जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, हर कंट्री की इकोनॉमी को, पॉलिटिकल कंडीशन को, ठीक है, सोशल कंडीशन को क्या किया इन्होंने, इफेक्ट डाला। ठीक है, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई हर कंट्री में। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे जो कैटास्ट्रॉफिक जो वॉर्स हैं वो हर कंट्री में देखने को मिले। ठीक है, वॉर टाइम ट्रांसमिशन की बात, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि वॉर टाइम में क्या क्या चेंजेस है। जो अलाइज थे, अलाइज में कौन कौन सी कंट्रीज थी बच्चों, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। बाद में इसमें यूएस भी जुड़ गया था। और जो सेंट्रल पावर थी बच्चों वो कौन कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। ये थी सेंट्रल पावर्स। इन दोनों पावर्स के बीच में क्या हुआ था बच्चों, वॉर हुई थी, जिसने कि पूरे वर्ल्ड को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट संसार का हर देश इस युद्ध से जुड़ा हुआ था, इसका असर हर देश पर पड़ा। ठीक है, अगस्त 1914 से लेकर 1918 के बीच में मोर देन, यानी कि 4 इयर्स का जो टाइम है बच्चों, इस टाइम पीरियड में एक बहुत लंबा टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें पूरा संसार किस में जल रहा था, युद्ध की आग में जल रहा था। ठीक है, जो द फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड लीडिंग industrial nation which now has a vast power of modern industries to inflict the greatest possible destruction on their enemies। अब इसमें जो ऐसे लोग जो कि इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, वो दूसरी पावर को, मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज़ है उसको अपने को बढ़ाने के लिए अपने एनिमी को क्या करना चाहते थे, जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाना चाहते थे, डिस्ट्रक्शन करना चाहते थे उन लोगों का। फर्स्ट जो इसे क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो कि इंडस्ट्री पर बेस्ड थे उनका यूज़ पहली बार किया गया था। जैसे मशीन गन्स हो गई, टैंक्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए और केमिकल वेपन्स हो गए। ये क्या किए गए बच्चों, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए गए। और जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स को क्या किया गया, रिक्रूट किया गया पूरे संसार भर से। जहाँ जहाँ से लोग, जो देश की कॉलोनी थी, उस कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने देश के को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉलोनी के जो लोग हैं, जो वर्किंग क्लास जो है, उनको भी क्या करना शुरू कर दिया बच्चों, इसमें रिक्रूट करना शुरू कर दिया सोल्जर्स के रूप में। और उन्हें कहाँ भेजा, फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेजा। और इसके अलावा जो बड़े बड़े शिप्स थे, जो ट्रेन्स थी, उनका सहारा लिया गया सामान को लाने और ले जाने में, कार्गोज के लिए। और दूसरा जो सैनिक हैं उनको लाने और ले जाने में। और ऐसा माना जाता है बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 9 मिलियन जो लोग हैं बच्चों वो क्या हो गए, डेड हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और 20 मिलियन लोग क्या हो गए बच्चों, घायल हो गए इस युद्ध में। सबसे गहरी क्षति थी बच्चों वर्ल्ड में। जो डेथ और इंजरी थी बच्चों, इनके अलावा इसने क्या कर दिया, जो एबल बॉडी यानी कि ऐसे व्यक्ति जो वर्क फोर्स में काउंट कर सकते थे, वर्क फोर्स यानी कि किसी भी देश के काम करने की जो लेबर होती है, ठीक है, वर्क फोर्स उसे कहते हैं एबल बॉडी पर्सन, वो क्या हो गए थे, बहुत कम हो गए थे। जो हाउस होल्ड इनकम है वो क्या हो गई थी बच्चों, कम हो गई थी। क्योंकि जो युद्ध है, युद्ध ने जो कमाने वाले लोग हैं वो सब चले गए थे, तो हर घर की इनकम पे क्या हुआ, इससे कमी हो गई। जो इंडस्ट्रियल जो वर्क थे वो क्या हो गए बच्चों, बंद हो गए। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स थे वो जो प्रोड्यूस होते थे वो कौन से प्रोड्यूस, जो वॉर प्रोड्यूस है वो तो बढ़ गए थे, लेकिन इसके अलावा जो वैसे प्रोडक्टिव जो काम में जो यूज़ आती हैं चीज़ें वो क्या हो गई थी, धीरे धीरे कम हो गई थी। एंटायर सोसाइटी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज फॉर वॉर। और उस पूरी सोसाइटी को किस नाम से अगर कहा जाए कि वो वॉर सोसाइटी बन गई थी, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी वॉर रिलेटेड गुड्स का ही हो रहा था। मशीन गन्स, बुलेट्स, जैकेट्स, वाटर बॉटल्स, ठीक है, बैग्स,
तो इस टाइप की जो प्रोड्यूस है जो वॉर में काम आती है सोल्जर्स के, उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था। और जो मैन थे, जो एबल मैन थे, वो कहाँ चले गए थे? बैटल में चले गए थे, युद्ध में चले गए। और इसके बाद वीमेंस ने क्या किया? अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए घर से कदम बाहर निकाला और उन जॉब्स को करने की कोशिश की, उन काम को करने की कोशिश की जो कि कौन करते थे? आदमी करते थे। वॉर के बाद में बच्चों क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसका? इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी कैसे ट्रांसफ़र हुई, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? उसमें एक नाम आएगा बच्चा आपके, ब्रिटेन बोरोड लार्ज मनी फ्रॉम यूएस बैंक। ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा संख्या में युद्ध के समय पे ज़्यादा मनी किससे लिया था? यूएस बैंक से लिया था। और यूएस अब क्या बन गया था? इंटरनेशनल डेबिटर से लेकर इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था। डेबिटर होता है कर्जे में डूबा हुआ। पहले वो क्या करता था? डेबिटर्स था, और अब क्या बन गया? क्रेडिटर्स बन गया था। लोग उससे क्या ले रहे थे? ज़्यादा मात्रा में लोन ले रहे थे, पैसा ले रहे थे, ताकि युद्ध में वो अपनी क्या कर सके? चीज़ों की आपूर्ति अच्छे से कर सकें। इंडस्ट्रियल हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान। जो इंडस्ट्रीज़ हैं बेटा, उस टाइम की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो पोस्ट वार का जो टाइम है, उस टाइम इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हुई बच्चों? इंडिया और जापान में। क्योंकि जो इंडिया में उस टाइम किसका टाइम था बच्चों? कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन उस समय किस में लगा हुआ था? युद्ध में लगा हुआ था। तो ब्रिटेन से जितनी भी चीज़ें भारत में क्या की जाती थी? एक्सपोर्ट की जाती थी, वो सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। तो उस समय जो इंडिया में जो खुद की जो सेल्फ इंडस्ट्रीज़ थी, जो लोगों ने के द्वारा, इंडियन जो लोगों के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, वो इंडस्ट्रीज़ क्या होने लगी? धीरे धीरे ग्रो करने लगी। ठीक है, और यही हाल क्या था? जापान का भी था बच्चों। ब्रिटेन फाउंड डिफ़िकल्ट टू रिकैप्चर द डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट। अब ब्रिटेन को बहुत दिक्कतें हो रही थी कि वो इंडियन मार्केट में क्या करे? अपना डोमिनेंस स्थापित करे या अपना प्रभाव जमा सके। क्योंकि युद्ध में लगातार पैसा और जवान जाने के कारण उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई थी? धीरे धीरे डाउन हो रही थी। और डेब्ट्स लेने के कारण वो क्या कर रहा था? थोड़े से टेंशन में भी था। इसीलिए वो जो डोमिनेट करता था इंडिया के मार्केट को, इंडिया के गुड्स को, अब उसने क्या कर दिया? उतना उसका प्रभाव नहीं रहा। एंड टू कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली। ठीक है, तो जो जापान को क्या करने लगा? इंटरनेशनली कम्पीट करने लगा इंडिया। ठीक है, एंड ऑफ द वॉर ब्रिटेन वॉज बर्डन विद द ह्यूज एक्सटर्नल डिबेट्स। अब युद्ध के ख़त्म होने के बाद बच्चों सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल डेब्ट्स जो थे वो किसके ऊपर आए? ब्रिटेन पर आए। ठीक है, ब्रिटेन बहुत सारे कर्जे में डूब गया। हालांकि जीत तो गए थे, लेकिन जीतने ऐसी जीत किस काम की जिसमें कि नुकसान हो। ठीक है, अब इसमें क्या होते? उन्होंने इस समय जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ का जो बुरा हाल था। इंडस्ट्रीज़ को अगर बढ़ाना था तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या मिलेगी? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी? डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक प्रोडक्शन अगर करके भी रख दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही जाएगा, पैसा लगा देंगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया? रिड्यूस ब्लॉटेड वॉर एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग इनटू पीस टाइम रेवेन्यूज़। तो जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एक्सपेंडिचर थे पीस के टाइम में, रेवेन्यूज़ थे, उनको क्या करना शुरू कर दिया? धीरे धीरे ब्लॉटेड करना शुरू कर दिया, रिड्यूस करना शुरू कर दिया। दिस डेवलपमेंट रिड्यूस जॉब। अब इससे क्या हुआ? बहुत सारी इस डेवलपमेंट से क्या हुआ? तो बहुत सारे जो लोगों की जॉब चली गई 1921 में। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि हर 5 ब्रिटेन के जो निवासी हैं उनमें से एक व्यक्ति क्या था? उसको बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेरोजगारी ज़्यादा फैल गई थी उस समय। जो एग्रीकल्चर जो इकोनॉमीज थी बच्चों, वो भी क्या, उसमें भी क्या गए? क्राइसिस आने लगे थे। देखिए वो भी क्या गई थी? नुकसान में चल रही थी। वॉर से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था बच्चों, वो मेजर सप्लायर्स होता था किसका? फूड ग्रेन का, वीट का, जो कि वर्ल्ड के मार्केट में बेचता था। लेकिन वॉर के दौरान कौन सी जगह बच्चों?
ईस्टर्न यूरोप है ना, ईस्टर्न यूरोप क्या था, वीट का सबसे बड़ा सप्लायर था, ठीक है। लेकिन वॉर के दौरान ये चेंज होकर कहाँ हो गया, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। वॉर के दौरान ये जो देश थे, ये देश किसके हो गए, फूड सप्लाई के नए जो सोर्स हैं वो बनकर सामने आए। जो ग्रेन प्राइसेस हैं वो क्या हो गए, डाउन आ गए। रूरल जो इनकम है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। रूरल इनकम क्या हो गई बच्चों, ख़त्म हो गई। और प्राइजेस फेल, रूरल इनकम डिक्लाइन, फार्मर्स इनटू डेब्ट, और जो किसान है वो कर्जे में डूब गए। किसान कर्जे में कैसे डूबे बच्चों, इसको हम बताते हैं। इसमें क्या था कि किसानों ने फसल तो उगाई, लेकिन उन फसल की क्या थी, कीमत ही नहीं मिल रही थी, कीमत डाउन थी। तो इसलिए वो जितनी लागत उन्होंने लगाई थी वो लागत भी उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से नहीं मिल पाई उनको। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड मास कंजम्पशन, ये कंडीशन थी बच्चों किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, ठीक है। जो यूएस इकोनॉमी थी बच्चों वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने शुरू कर दिया उन्होंने 1920s में। 1918 तक क्या था बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। और इसके बाद जो यूएस था उसने बहुत सारा जो पैसा है वो कर्जे के रूप में यूरोपियन कंट्रीज़ को बांटना शुरू कर दिया। आप जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता था, मास प्रोडक्शन करना ज़रूरी था, ठीक है। मास प्रोडक्शन होगा तो लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो क्या होगी, इकोनॉमी में सुधार आएगा, ऐसा मानना जा रहा था। लेट 19th century began in the late 19th century but in the 1920s it became the characteristic feature in the USA। तो 1920s के से पहले, ये 19th century से पहले माना जा रहा था, लेकिन 1920s में ये क्या हो गया, एक मेन फीचर बन गया किसमें, यूएस के लिए, ठीक है। मास, उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा संख्या में कोई चीज़ बनाई जाएगी तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्राइस कम होने से जो वो है लोग हैं, लोगों की ज़्यादा जॉब मिलेगी, लोगों की पहुंच में ज़्यादा रहेगा वो सामान। और जो इंजीनियर गुड्स हैं उनके प्राइसेस कैसे होंगे, ऐसे होंगे, अफोर्डेबल होंगे कि हर कोई व्यक्ति उसे क्या कर सकता है, खरीद सकता है। पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन, जो मास प्रोडक्शन की जो बात की गई थी बच्चों, ये हेनरी फोर्ड के द्वारा दिया गया क्या था, ये एक आइडिया था। और इसे असेंबली में, है ना, असेंबली में इसे लाइन प्रोडक्शन के रूप में यूज़ किया गया। किसके रूप में बच्चों, लाइन प्रोडक्शन के रूप में इसे यूज़ किया गया। जैसे कि इसमें क्या था बच्चों, इसमें एक उसका हेनरी फोर्ड को लगता था कि जो मैन पावर है वो वर्क करती है किसके द्वारा, इमोशंस के ज़रिए, ठीक है। अगर कोई उसका साथी है वो दुखी है तो उसको देखेगा तो उसके कारण उसके भी वो जो वर्किंग स्पीड है, जो काम करने की जो स्पीड है वो क्या होगी, इफेक्टेड होगी। तो उसकी जगह उन्होंने कौन सा आइडिया लगाया, लाइन प्रोडक्शन लगाया, यानी कि एक मशीन सी ऐसी चलेगी, उस पर क्या हो गया, प्रोड्यूस चलता रहेगा, ऐसे ऐसे वो आगे एक एक स्टेप में बढ़ता रहेगा। यानी कि मशीन तो किस रूप में रहती है, इमोशंस लेस होती है, तो प्रोडक्शन क्या होगा, वो प्रोडक्शन को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो उसने कौन सा फॉर्मूला अपनाया, लाइन प्रोडक्शन का फॉर्मूला अपनाया। ये जो आइडिया था, ये जो आइडिया कहाँ से ले गया, फ्रॉम स्लाउटर हाउस इन शिकागो। शिकागो में ये डेवलप किया गया, किसके द्वारा, हेनरी फोर्ड के द्वारा। और डेट्रॉइट्स कार प्लांट्स, किस में किया गया था बच्चों, ये डेट्रॉइट कार प्लांट्स में किया गया था। उसमें एक इन दिस वर्कर्स रिप्लेट द सिंगल टास्क, उसमें एक व्यक्ति को एक मशीन के ऊपर लगा दिया जाता था और मैकेनिकली और कंटिन्यूसली क्या किया गया, वहाँ पर काम किया गया, ठीक है। मैकेनिकली और कंटिन्यूसली काम किया गया डेट्रॉइट कार प्लांट्स में बच्चों, ठीक है। कन्वीनियर बेल्ट, अब वहाँ वो जो बेल्ट लगाई थी उसका नाम बताया गया, उस बेल्ट को क्या नाम दिया गया, कन्वीनियर बेल्ट। इसमें क्या होता था, नो डिले इन द मोशन, वो उसके चलने में कहीं लेट नहीं हो सकता, वो रुकती नहीं थी, लंच नहीं लेती थी, है ना। नो फ्रेंडली, वो लोगों से फ्रेंडली नहीं थी, ठीक है। रिलेशन इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ द वर्कर्स, और इससे क्या निकल के आया, वर्कर्स को जो काम कर रहे थे उनको आउटपुट देना था। तो ये सारी चीज़ें इनकन्वीनियर, जो कन्वीनियर बेल्ट है उसके ज़रिए क्या होने लगा, थोड़ी सी
तेजी से होने लगा। जो कन्वीनियर बेल्ट है बच्चों, उसे ज़्यादा संख्या में टाइम क्या हो गया, वर्किंग आवर जो 8 घंटे थे वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे। अगर अब किसी को ज़्यादा कम काम कराना है तो वो क्या कर सकता था, अपना ओवर टाइम कर सकता था। ओवर टाइम करने पर उसे क्या मिलता था, एक्स्ट्रा मनी मिलता था। तो अपनी इच्छा से जो काम करेगा एक्स्ट्रा टाइम में, तो इसके कारण उसे पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वर्कर्स भी क्या रहते थे, खुश रहते थे। प्रोडक्शन भी क्या होता था, बढ़ता था। प्रोडक्शन बढ़ने के कारण, जो वर्कर्स के खुश रहने के कारण क्या होगा, बहुत सारी संख्या में चीज़ें बनने लगी। अब जो चीज़ें तो बनने लगी लेकिन उसका कंजम्पशन बहुत ज़रूरी था। इसके लिए डिफरेंट आइडियाज़ को क्या किया गया बच्चों, प्रमोट किया गया, प्रमोशन किया गया। लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाने लगा। उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, तो लोग भी क्या हुए, थोड़ा सा अवेयर हुए और उन्होंने भी इस टाइप की जो नए जो आइडियाज़ थे उनको इजीली, इनको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। जो फोर्डिस्ट मॉडल है बच्चों, वो किसका है, उसका नेम ऑफ हेनरी फोर्ड। फोर्डिस्ट मॉडल किसका नाम दिया गया, हेनरी फोर्ड के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था बच्चों। ये राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं, फोर्डिस्ट मॉडल में अपनाया गया था, ठीक है। अडॉप्ट किया था यूएसए ने, ठीक है। कॉपी इन यूरोप लीडिंग ऑफ द मास प्रोडक्शन। और ये कॉपी कहाँ से किया गया था, जो यूरोप में जो था मास प्रोडक्शन वाली जो बातें हैं, इसलिए यहाँ से ये लिया गया था। मास प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, लोअर द कॉस्ट ऑफ गुड। जो प्राइस है उसका, सामान का जो प्राइस है वो कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। इनकम ऑफ द सॉरी इनकम ऑफ द वर्कर इंक्रीज, और इससे वर्कर की इनकम इंक्रीज होगी। जैसे अभी आपको पता है कि वर्किंग आवर्स कम होंगे, क्योंकि मशीन पर काम करते समय लोगों का अलर्ट होना, अवेयर होना ज़रूरी है, तो इसलिए वर्किंग आवर्स कम कर दिए गए। और इसके अलावा कोई व्यक्ति जो वर्किंग आवर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहे तो उसको एक्स्ट्रा इनकम दी जाती थी। तो इसलिए जो वर्कर्स की इनकम है वो क्या हुई, धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू हो गई। ये सब होने से क्या हुआ बच्चों, मास कंजम्पशन दिखाना जरूरी था। मास कंजम्पशन के लिए क्या जरूरी था, लोगों को क्या दिया गया, लोन दिया गया, लोगों को रेंट पर वो चीज़ प्रोवाइड कराई गई ताकि लोग क्या करें, उससे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, ठीक है। सिस्टम ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट के जरिए उन्हें क्या किया गया, चीज़ें बेची गई, ठीक है। 1923 में यूएसए में के ओवरसीज जो लैंडर थे वो बोस्टेड यूरोपियन रिकवरीज, ठीक है। तो 1923 में उसने क्या क्या किया, लैंडर्स थे, यानी कि जो सामान लेने वाले जो लोग थे उनके बारे में ये बात कही गई है बच्चों। तो ये आपका पार्ट 3 था। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको पसंद आया होगा ये।